हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल। मैं हूं चंचल और ये है मेरा मोबाइल नंबर और ये है मेरी मेंटरशिप प्रोग्राम। यदि आप इसे जुड़ना चाहते हैं तो मुझे कॉल बैक कर सकते हैं। आज का वीडियो किसी लेक्चर के बारे में नहीं है, किसी टॉपिक के बारे में नहीं है, एक छोटी सी कहानी है। कई लोगों ने मुझसे पूछा कि सर आयोग का जो कैलेंडर आया वो काफ़ी लंबा कैलेंडर है और इतने दिन तक तैयारी को कैसे रखा जाए। तो एक सिंपल सी बात बताता हूँ। देखिए कि यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो एक सबसे बड़ा अच्छा वर्ड है, वो याद रखिएगा, निरंतरता और हार्डवर्क। यही आपको अंतिम रूप से सफलता दिलाएगी। एक विद्यार्थी के अंदर अगर वो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता है तो उसके अंदर 2 नैसर्गिक गुण होने चाहिए। अगर ये नहीं है तो कृपया करके इन गुणों को अपने अंदर डेवलप कर लीजिए। पहला कि एक प्रतियोगी परीक्षार्थी को जो है वो होना चाहिए बहरा, पहला गुण। दूसरा होना चाहिए गूंगा। इसका निहितार्थ क्या है तो बताऊं कि बहरा का मतलब क्या है कि आपके बारे में लोग क्या बातें कर रहे हैं इसको अनसुना कर दीजिए। दूसरा, आपसे अगर लोग पूछ रहे हों तो न्यूनतम जवाब दीजिए, जितना जवाब देना जरूरी हो। यदि हो उसको जवाब दीजिए ही मत। आपको मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को सुनने के बाद आपको जो है शायद लगे कि समय जो है वो हमेशा एक जैसा नहीं होता। आप जिस व्यक्ति की फ़ोटो देख रहे हैं, ये देखिए, इस व्यक्ति का नाम है क्लिफ यंग, ठीक। और इस बंदे की कहानी आप सुनिए तो आपको लगेगा कि हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। आप एक सिंपल सी बात समझिए कि आप जो करना चाहते हैं, आप जो करना चाहते हैं, आप जो बनना चाहते हैं, जब रात को आप सो रहे हों तो आप एक बार ये सोच लीजिए कि जो आप करना चाहते हैं, जो आप बनना चाहते हैं, उसके लिए आपने आज क्या प्रयास किया है। आपने आज क्या प्रयास किया। यदि आपको जवाब सार्थक मिल जाए तो बहुत अच्छी बात। यदि आपको जवाब ना मिले तो आप फिर सोच लीजिए कि आप अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं और अपने लक्ष्य को पाने के लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं। आपका यही प्रयास जो है एक दिन आपको जो है आपके लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ के ले जाएगा। तो कहानी छोटी सी है, मुश्किल से 5 मिनट का वीडियो है। यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो सुन जरूर लीजिएगा। एक व्यक्ति था, उसका नाम था क्लिफ यंग। क्लिफ यंग जो है एक ऑस्ट्रेलियाई किसान थे और 2 काम किया करते थे। ये आलू उगाते थे और भेड़ चराया करते थे। 1983 में जो है एक जब हमारा वर्ल्ड कप हो रहा था, हम उस समय वर्ल्ड कप जीते थे, ठीक। और उसी समय जो है ऑस्ट्रेलिया में एक दौड़ हो रही थी। दौड़ कहाँ से थी तो दौड़ थी सिडनी टू मेलबर्न, सिडनी से मेलबर्न की दौड़ थी ये, ठीक है। यानी लगभग 800 किलोमीटर की दौड़ थी। और इस दौड़ में जो है पार्टिसिपेट करने के लिए दुनिया भर से जो है एथलीटों को बुलाया गया कि आइए, आपको सिडनी से लेकर मेलबर्न तक की दौड़ करनी है। और दौड़ के जो नियम जो थे आसान थे कि आपको जितने घंटे दौड़ना हो पर डे उतने घंटे दौड़िए। जो व्यक्ति प्रथम आएगा उसको जो है $10,000 का इनाम दिया जाएगा उस समय का, ठीक है। अब इस बात को समझ लीजिए कि क्या था। तो उस समय जब चीज़ों को बुलाया गया तो बुलाने के समय जो है बहुत सारे धावक आए। तो उसी में जो है एक धावक आया क्लिफ यंग। जब क्लिफ यंग दौड़ने आया तो लोगों ने बहुत हंसे, कहे कि यार तुम धावक तो हो नहीं। तो कहा यार मैं धावक नहीं हूँ, मैं किसान हूँ, लेकिन दौड़ता हूँ पर डे। तो दौड़ने की मेरी इच्छा थी तो सोचा लाओ मैं भी दौड़ लेता हूँ। जब दौड़ स्टार्ट होती है तो दौड़ स्टार्ट होते ही क्या होते हैं कि बाकी के धावक यहाँ होते हैं इस पॉइंट पे, तो क्लिफ यंग उनसे इतना पीछे चल रहे होते हैं। तो अब आप ये समझिए कि जब दौड़ होती है तो दौड़ लगातार होती थी और दिन में जो जिसकी इतनी इच्छा हो उतने देर आराम कर सकता था, खा सकता था और फिर दौड़ सकता था। क्लिफ यंग ने भी दौड़ना धीरे धीरे शुरू किया। तो ये जो धावक जो थे, जो प्रोफेशनल धावक थे, ये करते क्या थे कि ये लगभग 7-8 घंटे दौड़ते थे, ठीक। 7 से 8 घंटे दौड़ते थे, फिर 2-3 घंटे आराम करते थे, फिर ये दौड़ते थे, फिर आराम करते थे, मतलब कुछ देर सोते थे, फिर जागते थे। तो ये सब एक ही रूटीन पे काम लगभग किया करते थे। क्लिफ यंग ने भी अपना दौड़ना स्टार्ट किया। तो क्लिफ यंग को ये नहीं पता था कि इस दौड़ में ये रूल भी है कि आप इसमें आराम कर सकते हैं। क्लिफ यंग इस बात से क्या थे, अनजान थे। क्लिफ यंग जो धीरे धीरे दौड़ना स्टार्ट किए, धीरे धीरे दौड़ते दौड़ते आखिर 5 दिन 14 घंटे के बाद जो है क्लिफ यंग जो है वो इस रेस में सबसे ज़्यादा आगे होते हैं और जो है विजयी होते हैं। अब आप ये समझ लीजिएगा कि क्लिफ यंग जब विजयी होते हैं तो जो इनके पीछे वाला जो धावक था वो उनसे 10 घंटा पीछे चल रहा था, 10 घंटा पीछे चल रहा था। यानी सीधी सी बात यह है कि आप जब अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हैं तो आपको धीरे धीरे ही प्रयास करना होता है। क्योंकि यदि धीरे धीरे प्रयास करते हैं तो ये प्रयास जो है जब एक बार इकट्ठा होता है तो आपको आपके लक्ष्य के पास पहुंचा देता है। आप गलती क्या करते हैं कि आपने ये देखा कि यार पेपर जो है 6 दिसंबर को है यूपीपीसीएस का, ठीक। एचईओ का पेपर जो है वो 4 अक्टूबर को है और आपको लगता है कि बहुत लंबा समय है तो कोई दिक्कत नहीं है। जब परीक्षा आई तो परीक्षा के 3 महीने पहले हम तैयारी शुरू करेंगे और परीक्षा को फाड़ के रख देंगे। ऐसा होता नहीं है। 2024 का जो रिजल्ट अभी आया है तो मैं एक इंटरव्यू पैनल में बैठता हूँ, लगभग अब तक जो है मैं 37 बच्चों का इंटरव्यू ले चुका हूँ। आपको जान के यकीन नहीं होगा कि इस 37 में से
37 में से 26 बच्चे वो हैं कि जो ऑलरेडी किसी न किसी जॉब में हैं, किसी न किसी जॉब में हैं। और आपको ये भी यकीन नहीं होगा कि इसमें से जो लड़के हैं अधिकतर, ठीक है, तो ये क्या है, सामान्य परिवार से हैं, सामान्य परिवार से हैं, किसी के चाचा विधायक नहीं है, बहुत सामान्य परिस्थितियों में इन्होंने पढ़ाई की। बस मैंने इनसे एक चीज़ पूछा कि कैसे पढ़ते, क्या सर, एक चीज़ था कि हमने अपना एक रूल बनाया था कि हमको इस परीक्षा को सफल करना है, तो हम पर डे प्रयास करते थे और पर डे हम अपनी अपनी पढ़ाई को जो है एक निश्चित दिशा में देते थे। तो देखिए, यदि आपको भी जो है, अगर आपको, मैंने कहा कि 2 परीक्षाएं इस साल जो है लोक सेवा आयोग की जो महत्वपूर्ण परीक्षाएं हैं, तो पहली परीक्षा है यूपी पीसीएस 2026 की एक परीक्षा है जो 6 दिसंबर को प्रस्तावित है। एक अगर आपने एचईओ का फॉर्म डाला होगा तो ये परीक्षा 4 अक्टूबर को। यदि आप इन दोनों में अंतिम रूप से सफल होना चाहते हैं तो इसके लिए प्रयास आपको जो है वो निरंतर और लगातार करने की ज़रूरत है। मैं कभी नहीं कहता कि आप पर डे 10 घंटा पढ़िए, 10 घंटा पढ़िए, 10 घंटा मत पढ़िए, लेकिन एटलीस्ट 4 से 5 घंटे तो आप पढ़िए ही पढ़िए। इस समय का जो समय है, तो देखिए मेरे पास बहुत सारे लोगों ने एडमिशन लिए हैं, तो मैंने उनको मेंस के क्वेश्चन दिए हैं लिखने के लिए, लेकिन आप समझ लीजिए कि उनसे मेंस के क्वेश्चन लिखे नहीं जाते हैं। आप यूपी पीसीएस में अंतिम सफलता जो है, जब तक आप मेंस लिखेंगे नहीं तो आप सफल होंगे नहीं। तो मेंस का जब आप लिखेंगे तो लिखने से आपकी प्रैक्टिस होगी, प्रैक्टिस से आपको पता होगा कि आंसर लिखा कैसे जाता है, डायग्राम हमको बनाने हैं कि नहीं बनाने, डायग्राम कितना बनाना है, आंसर का प्रस्तुतिकरण कैसा होता है। तो सबसे पहले तो आपके पास कंटेंट होना चाहिए। तो आप अपना कंटेंट ही प्रिपेयर नहीं करते। इलाहाबाद, दिल्ली, दौलताबाद में मैक्सिमम लड़के जो है पूरे साल के साल क्या करते हैं, प्री की ही तैयारी कर रहे होते हैं, वो प्री भी अंत में सफल नहीं होते। प्री आपका सफल ना होने का मतलब क्या होता है कि आप जो है उस दौड़ में हैं ही नहीं, यदि आप प्री असफल हो जाते हैं तो। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका मेंस बहुत अच्छा प्रिपेयर है, लेकिन उनका प्री भी नहीं होता है। तो मेरी बात यह है कि आपको लगता है कि आपका मेंस बहुत अच्छा प्रिपेयर है, तो मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ, यदि आपका प्री रुक रहा है तो आपका मेंस भी अच्छे से नहीं है, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो आप ये देखिए कि ये परीक्षा 3 चरणीय है, प्री, मेंस, इंटरव्यू। इंटरव्यू को चलिए भूल जाइए, लेकिन आप ये सोचिए कि यदि आप वर्किंग हैं या फिर आप प्रॉपर स्टूडेंट हैं, केवल तैयारी कर रहे हैं, तो आप रात को ये जरूर सोचिए कि आज प्री एग्जाम के लिए मैंने क्या तैयारी की और मैंने मेंस के लिए क्या तैयारी की। कम से कम जो है पर डे इस समय 2 से 3 क्वेश्चन मेंस के लिखा करिए और प्री के लिए कम से कम 50 MCQ आप लगाया करिए। 50 MCQ आप रोज लगाएंगे ना, तो सोचिए कि अगर आपने महीने के 25 दिन लगाए, संडे को छोड़ दीजिए, तो 50 गुणे 25 करके देख लीजिए आपको कितना हो जाएगा। ठीक, यदि आप पर डे 3 क्वेश्चन लिखते हैं, 3 क्वेश्चन, तो आप ये समझिए कि महीने में 25 दिन आपने 75 क्वेश्चन लिख डाले। ये न्यूनतम एफर्ट बता रहा हूँ इस परीक्षा को पास करने के लिए। तो ये एफर्ट आपको करने होंगे। यदि आपको MCQ नहीं मिल पा रहे हैं, आपको मेंस के अच्छे क्वेश्चन नहीं मिल पा रहे, तो PYQ लगाइए। लेकिन मेंस के PYQ लगाने से पहले आप सिलेबस के जो पॉइंट हैं, उसके आधार पर जो क्वेश्चन बन सकते हैं उन क्वेश्चनों को लिखिए, उसके बाद PYQ पे शिफ्ट करिए। तो होता गलती क्या है कि विद्यार्थी पहले ही PYQ पे शिफ्ट हो जाता है। तो आप जब PYQ पहले शिफ्ट होंगे तो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा नहीं और आप केवल PYQ चिल्ला रहे हैं। ठीक, बाकी बहुत लोग चिल्लाते रहते सर मैंने घटना चक्र कर लिया, मैंने ये कर लिया। अगर घटना चक्र करने से ही सबका प्री हो रहा होता है तो आप देख लीजिएगा हर विद्यार्थी के पास घटना चक्र है, PYQ है, सबका प्री क्यों नहीं हो रहा है या फिर सबका मेंस क्यों नहीं हो रहा है। तो आपको ये बातें समझनी होंगी, इन बातों को जानना होगा। मेरी बातें आपको बुरी लग सकती है, इसमें देखिएगा बहुत सारे लोग आएंगे जो अंडरबंड कमेंट करेंगे कि तुम क्या कर लिए। तो जो मैं कर चुका हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, वो बहुत बेहतरीन कर रहा हूँ। आपको अगर समझना हो तो समझिए, यदि नहीं पढ़ना हो तो मैं आपको एक पर्सनल राय दे रहा हूँ कि तैयारी छोड़ दीजिए, कुछ और जीवन में करिए, अपना समय जाया मत करिए, क्योंकि जो समय जाएगा वो वापस रिटर्न होकर आपकी ज़िंदगी में आने वाला नहीं है। आपकी ज़िंदगी का जो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है वो इस समय जो है एजुकेशन है, जिसको आप ले रहे हैं। यानी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आपका किया गया जो प्रयास है वो एक इन्वेस्टमेंट है। अगर इन्वेस्टमेंट आपने सही तरीके से किया तो आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। देखिए, या तो सफल होंगे, यदि आप असफल भी होंगे ना तो आपके पास इतना सारा चीज़ें होंगी कि आप उस ज्ञान को जो है कहीं और जो है इनपुट के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन पता चले कि आपने न ये किया न वो किया तो आपका पूरा साल 2026 चला जाएगा। तो संभावनाओं का साल है। अपने साल को जो है जितनी जल्दी हो सके इन बातों को समझिए और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़िए। इसी के साथ ये वीडियो बस यहीं तक है। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।